नमस्कार, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री क्लास में दृष्टि ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं मनोज कुमार आपके दो सब्जेक्ट या दो पार्ट कवर कर रहे हैं, मिडवेल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत। अभी तक हमारी लगभग 2 क्लासेस लगभग हो चुकी हैं, जिसमें हमने बेसिकली इतिहास के स्रोत पे ही हमारी क्लास चल रही है। आज ये उसका 3rd पार्ट होगा, क्योंकि इसमें बच्चों पूरी नींव बताई जा रही है। जो मध्यकालीन इतिहास है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली, किन ग्रंथों से मिली, उन ग्रंथों से संबंधित क्या विवाद है, उनमें बताई गई बातें सही हैं या गलत हैं। तो जो हम पढ़ते आ रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने हमारा टॉपिक छोड़ा था अकबरनामा पे है, और जो टॉपिक हमने छोड़ा था वो अकबरनामा पे छोड़ा था। और अकबरनामा का हमने कहा था कि तीसरा पार्ट जो अबुल फजल ने लिखी है, अकबरनामा का जो 3rd पार्ट है, तीसरा भाग है, इसको हम फारसी में क्या कहते हैं, जिल्द कहते हैं। मान लो भाई पार्ट ना आए, जिल्द आ जाए, तुम कंफ्यूज हो गए, अरे सर जिल्द तो बताया ही नहीं। तो ये तीसरा पार्ट ही क्या कहलाती है, आईने अकबरी। बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये आईने अकबरी कहाँ रखी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये, जैसे अकबरनामा में तो उन्होंने कहा था कि भाई जो कट्टर मुस्लिम है वो ये कहते हैं कि भाई मूर्ति पूजा या बहुदेववाद ये आडंबर है, तो अकबरनामा में अबुल फजल क्या कहता है कि ये आडंबर और अंधविश्वास नहीं है, ये अगलों का प्रतीक है, भाई मन को नियंत्रित में रखने का, यानी कि वो पक्ष में बोलता है। बाद में उसमें 4 एग्जाम्पल भी दिया, कर्म के ऊपर, गीता के ज्ञान के ऊपर वो कुछ टिप्पणी भी करते हैं, वो हमने कल क्लास में बताई थी। अगर मैं कहूँ कि ये अकबरनामा जो है ये कहाँ पर रखी हुई है, आईने अकबरी सॉरी, पश्चिम बंगाल के हजारीद्वार महल में ये संरक्षित है। पहली बात यानी कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पर ये रखी हुई है। तो ये पश्चिमी बंगाल हजारीद्वार महल में, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जगह है भाई। हजारीद्वार महल में ये प्रोटेक्टेड है, यानी कि एक हिसाब से इसका स्थल है जहां ये रखी गई। ठीक, तो क्या मिलता है इसमें, क्या जानकारी मिलती है। अकबरनामा सॉरी आईने अकबरी, ये जो आईने अकबरी पुस्तक है बच्चों, ये किसने अनुवादित की, क्या इसमें जानकारी मिलती है, और इस पुस्तक का किसने अनुवाद किया। अबुल फजल का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, अल्लामी। 3 भागों में जो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी, कई मोस्टली इसको 3 भागों में ही अकबर आईने अकबरी को भी बोल देते हैं, लेकिन संभवतः इसके क्या माने गए हैं, 5 भाग माने गए। सुन लो 5 भागों में क्या है। पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इसको महान सम्राट की स्मृति में लिखा गया, अकबर को महान बोला गया है इसमें आईने अकबरी में। और जितने भी पाठक है, इतिहासकार हुए हैं, कोई भी इतिहासकार हो, वो आईने अकबरी के बारे में पॉजिटिव ही बोलता है, क्योंकि इससे जानकारी जो है ठीक ठाक मिल जाती है। तो वारन हेस्टिंग्स का जब गवर्नर जनरल कार्यकाल था, हेस्टिंग्स के काल में कितना काल है वारन हेस्टिंग्स का, तो आपको सभी वायसरायों का कार्यकाल पता होना चाहिए। 1772 से 1786 में, इसमें इसका क्या किया गया, अनुवाद किया गया, किसमें, इंग्लिश भाषा में। तो ये जो अनुवाद होता है इस पुस्तक का, आईने अकबरी का, इंग्लिश भाषा में, इसके 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं। 2 व्यक्ति कौन से हैं भाई, एक तो है आंशिक रूप से तो ग्लेडविन एक इतिहासकार हैं, नंबर 1। ग्लेडविन इसका पार्शियली यानी कि थोड़ा बहुत, आंशिक रूप से
अनुवाद करते हैं। तो फिर दूसरे कौन हैं जो इसका अच्छी तरह अनुवाद करते हैं, फुली फ्लैश, यानी कि एक मैनेजमेंट वे में देखें तो हम विधिवत रूप से, तो विधिवत रूप से अनुवाद करते हैं ब्लॉकमैन और जेरेट। ब्लॉकमैन एवं जेरेट इसका क्या करते हैं, पूर्णतः अनुवाद करते हैं इंग्लिश भाषा में। और ये इनका समय काल भी दिया हुआ भाई, ब्लॉकमैन और जेरेट का। ये समय काल है 1873, ये 1891 से 94 के बीच, और ब्लॉकमैन करते हैं 1873 में। इस प्रकार इस पुस्तक का आईन अकबरी का अनुवाद किया गया। अब इसको मोस्टली जो कहा जाए तो आईन अकबरी के 5 भाग, अब ये हम देखते हैं 5 भाग कौन से। यहाँ तक क्लियर है, किसने लिखी, कब लिखी, ठीक। आईन अकबरी ये पुस्तक जो 5 भागों में विभाजित है, 7 साल में ही पूरी हुई, 1590 से 97, क्योंकि ये अकबरनामा का ही पार्ट है, तो 7 साल लग गए। तीसरा पार्ट है ये, वही सेम बात रहेगी। तो अकबरनामा आईन अकबरी के भाग कितने हैं बच्चों, 5 हैं। अब ये पता होना चाहिए 5 में विवरण क्या है, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, तो सामान्य एग्जाम तो है नहीं, इतिहास में बिल्कुल गोते मार मार के डीप लेवल पे जा जाके क्वेश्चन पूछते। तो जो पहला भाग है वो सम्राट अकबर की प्रशस्ति। पहले भाग में अकबर की प्रशस्ति के भरा हुआ है। प्रशस्ति आपको पता ही है कि उसकी प्रशंसा। अगर भाई पहले ही भाग में शासन प्रशासन के बारे में ज्यादा देर अकबर के सामने लाए तो अकबर कह रहे मेरे बारे में तूने कुछ लिखा ही नहीं, मैं हूँ कौन, क्या किया, सीधा तो शासन प्रशासन पर आ गया तो फेंक देगा अकबर। तो पहले क्या करो, तरीका देखो, राजा महाराजा को खुश करना होता है। तो पहले क्या लिखी, प्रशंसा और राजसी और दरबारी विवरण। राजसी और दरबारी विवरण का उल्लेख पहले भाग में तो ये है भाई। फिर आता है इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में जो विवरण है वो क्या है कि राज्य के कर्मचारी, सैनिक, नागरिक, पद। राज्य के कर्मचारी, सैन्य और नागरिक, जिसको हम सिविल शासन कहते हैं, यानी कि सैन्य प्रशासन, नागरिक प्रशासन, और वैवाहिक तथा शिक्षा संबंधी नियम, यानी कि विवाह के बारे में, शिक्षा के बारे में। तत्कालीन क्या अकबर पढ़ा लिखा था? नहीं, अकबर कभी स्कूल ही नहीं गया। तो दूसरे भाग में क्या है, राज्य के कर्मचारी कैसे है, सैनिक शासन कैसा है, सिविल शासन कैसा है, विवाह कैसा होता है, विवाह से संबंधित क्या बातें हैं, शिक्षा और अनेक राज दरबार के प्रमुख साहित्यकार, संगीतकार, राज दरबार में कितने प्रकार के कवि हैं, है ना, संगीतज्ञ हैं, साहित्यकार हैं, यानी कि कला और संस्कृति का एक हिसाब से विवरण देता है दूसरा भाग। शासन प्रशासन भी, कला संस्कृति भी, संगीत, साहित्य, ये सारी चीजें, विवाह संबंधी, और मनोविनोद, यानी कि राजा अपना मन कैसे बहलाता है, मनोविनोद करता है। तीसरा है वो देखते हैं हम, तीसरा भाग क्या दर्शाता है, देख रहे हो ना। अब होता है क्या बच्चों, देखो तुम अपने आप साथ साथ लिखने की कोशिश करते हो। कई बार हमने कुछ ऐसे बच्चे देखे हैं जो, जैसे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर काफ़ी बड़ा एक सब्जेक्ट है, उसमें बच्चे अपने आप लिख लेते हैं साथ साथ। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं एक लाइन टू लाइन लिखवाऊँ आपको छोटे बच्चों की तरह। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक, या फिर बाद में दोबारा रिवाइज करोगे तो आप लिख सकते हो। तो साथ साथ लिखने की कैपेसिटी है तो आप लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप एक बार पढ़ो, हल्का फुल्का लिखते जाओ अगर लिख सकते हो तो, ठीक। तीसरे पार्ट में
क्या जानकारी देती है? न्याय और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, न्याय एवं कार्यकारी विभाग, यानी कि काजी कैसे काम करता है, सदर सदुर कैसे काम करता है। तो न्याय और एग्जीक्यूटिव विभाग हो कि कानून, कृषि शासन और कृषि एवं भू राजस्व, इसकी जानकारी देता है तीसरा भाग। और इसी के साथ ही 12 सूबे, क्योंकि जब अकबर शासक बनता है तो 12 सूबे हैं, यानी कि 12 प्रांतों की जानकारी। हालांकि अकबर के अंतिम समय तक 15 सूबे हो गए थे, खानदेश, बरार और अहमदनगर मिलाकर, तो 12 सूबों की जानकारी मिलती है। ये इसमें सारे इंपॉर्टेंट। चौथा भाग और देखें क्या है। मजा आवा है क्लास में? अभी मजो आ रहा है ना सर? बोर से हो रहे हैं? तनख्वाह लोगे ना मोटी मोटी, तब बोर नहीं होगे, टेंशन ना लो। अभी थोड़ा सा बोर हो लो, आगे इतनी बड़ी सैलरी मिलेगी, फिर मजा आवेगा, है ना? थे तो हमने बहुत घणो मजा आवेगा, फिर मजा आएगा ना अच्छे से, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। तो थोड़ा सा भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चौथे भाग में हिंदुओं के सामाजिक दशा, उनके धर्म दर्शन, हिंदुओं की सामाजिक दशा, यानी कि हिंदुओं का समाज कैसा है, जाति, धर्म, दर्शन, साहित्य। देखो साहित्यकार अलग है और साहित्य अलग है। तो हिंदुओं का समाज कैसा है, दर्शन कैसा है, धर्म क्या है, साहित्य क्या है, और विज्ञान, इसकी जानकारी। पर ये कहता है क्या इसके बारे में पता है आपको? कि हिंदुओं का जो सामाजिक दर्शन है वो कैसा है, दर्शन कैसा है, साहित्य कैसा है, विज्ञान कैसा है। संस्कृत से अनभिज्ञ होने के कारण इसको संभवतः कुछ लोगों की मदद भी लेनी पड़ी हो, क्योंकि इसको संस्कृत नहीं आती। देखो इसको संस्कृत नहीं आती, भारत में पैदा हुआ, भारत के दरबार में 30-40 साल शासन रहा है, लेकिन अलबेरुनी को संस्कृत आती है, जो गजनवी के साथ आया है। गजनवी के साथ आने वाले अलबेरुनी को तुरंत संस्कृत आ गई, क्योंकि वो आता जाता रहा भारत में, रुक गया, हुक्का पिया, बीड़ी पी, खाना पीना खाया और फिर चला गया, फिर गजनवी के साथ आ गया, फिर चला गया, वो संस्कृत सीख गया, इसको संस्कृत नहीं आई। तो फिर भी संस्कृत का मूल ज्ञान नहीं था, तो भी इसने कोशिश की कि भी अबुल फजल ने भारतीय संस्कृत पंडितों के मौखिक अनुवादों का कहीं ना कहीं इसने मौखिक वक्तव्यों का अनुवाद किया होगा। ठीक है, तो इसी में विदेशी आक्रमण और प्रमुख यात्री, यानी कि किस किस ने भारत पर आक्रमण किया, कौन से यात्री, विदेशी यात्री आए भारत में, जैसे बर्नियर भी आता है, मुनेकी आता है, ये सारी चीजें हैं। और प्रसिद्ध मुस्लिम संत, इनका भी वर्णन है। सोच के देखो, एक एक चीज हम आपको इस प्रकार सजा के तस्तरी में दे रहे हैं। तस्तरी मतलब थाल में अच्छा मलमल का कपड़ा है, उसके ऊपर हम सजा के आपको लिख कर दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं पढ़ोगे तो भाई गलती किसकी? बोल देना, है ना? टीचर ने जो पढ़ाया हुआ है ही नहीं, है ना? सही होगा ना? चलो कोई नहीं, मजाक की बातें हैं बच्चों, पढ़ोगे, हमें पता है। बच्चे नहीं हो आप, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो संभव होती नहीं, तो उम्मीद है कि किस सेंस में कौन सी बात की जा रही है उसको उसी तरह लीजिए। तो 5वें भाग में क्या है, अकबर के समय समय पर क्या कथन है। अकबर के समय समय पर कथन क्या है? तो कई मूवियों में आपने देखा होगा कि हीरो के साथ साइड हीरो कॉमेडियन है और वो कुछ स्टेटमेंट बोलता है, अरे ये तो अच्छा लिख गया, अच्छा अच्छा वाक्य मिला, अरे लिख लो इसको, शेर बनाएंगे या डायलॉग बन जाएंगे।
तो जब अकबर कोई वक्तव्य बोले, समय समय पर कोई अच्छा स्टेटमेंट निकले उसके वो से, तो अबुल फजल उसके साथ ही साथ रहता था, चाहे वो शयन कक्ष हो, चाहे रसोई हो, चाहे हरम हो। हरम में भी होगा, क्योंकि क्या पता हरम में शायरी आ गई हो अकबर को और इसने लिख ली हो। तो अकबर ने समय समय पर कुछ भी वक्तव्य कहा, कोई भी जिक्र किया, तो समय समय पर कहे, कथन और उपसंहार यानी कि मजाक, मस्ती, ये इसमें संकलन है 5वें भाग में। तो अकबर और बीरबल के किस्से भी हो सकते हैं। एक बार अकबर ने कहा बीरबल को, क्योंकि खिचड़ी बनी हुई है भाई, बीरबल और अकबर की कविताएं हैं, कहानी भी आपने सुनी भी होगी बाल्यकाल में, कि एक बार अकबर मौका ढूंढता रहता था कब बीरबल को मतलब कि हराए शास्त्रार्थ में, वाक पटुता में। तो वो अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल बीरबल, हाँ जी महाराज बोलो बादशाह। यार मुझे कल एक सपना आया। ना क्या? मुझे सपना आया कि मैं जो है ना शहद के कुंड में पड़ा हूँ और तू मल के कुंड में पड़ा है, चेहरे से बदबू आ रही है, छी यार कैसा है, क्या सपना देखा है मैंने, और मैं शहद में पड़ा हूँ। बीरबल तो था वाक पटुता वाला आदमी, वो लगे साहब मुझे भी कल ही एक सपना आया। बोला क्या? बोला मैं आपको चाट रहा था, आप मुझे चाट रहे थे। तो सारा दरबार ठाकों से हंस पड़ा। तो ये हटखेलियां होती थी उस वक्त, बुरा नहीं मानते थे। आज इस प्रकार के मजाक करें तो अपने कोर्ट में मामले चले जाते हैं। भयंकर तरीके के मजाक होते थे बच्चों उस वक्त, अब तो कुछ भी मजाक नहीं करते। तो एक बार बीरबल को अकबर ने बीरबल को, कुछ बातें चल रही थी, तो बीरबल बोला कि भाई सर मेरा एक नियम है। क्या? कि मैं खाना खा के 5 मिनट तो लेटता ही लेटता हूं। ये ऐसे ही वाक्य सुनाएंगे। क्यों? मेरी आदत है साहब, थोड़ा सा लेट लूं तो भोजन हमारा पच जाता है। तो अगर मैं आदेश दूं तो, अकबर बोला मैं आदेश दूं तो, बीरबल बोला बेशक आदेश दे दो जी, देखो इस मामले में कोई मैं समझौता नहीं बरतूंगा, मैं तो लेटूंगा चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं नहीं आ सकता। बोला ठीक है भाई। तो बात आई गई होगी, महीने 2 महीने हो गए, तो अकबर सोचा बीरबल भूल गया होगा। तो वो बीरबल दिन में जैसे खाना खाने गया, तो अकबर ने क्या किया, तुरंत पीछे पीछे अपना एक सैनिक भेज दिया, राज दरबारी, कि इधर आओ। हाँ बादशाह साहब, जाओ बीरबल को बुला के लाओ। अब बीरबल को बुलाने के लिए राज दरबारी गया, तो खाना खा रहा था बीरबल। तो बोले हाँ भाई बादशाह ने याद फरमाया है। तो बोला कि चलो मैं आ रहा हूं। अब बेचारे सैनिक को क्या पता, सैनिक आ गया। हाँ कहाँ है बीरबल? जी वो खाना खा रहे। अरे खाना खाना है तो कोई बात नहीं, उसको अभी बुला के आओ और ये कहो कि बादशाह ने तुरंत याद फरमाया है लेटना नहीं है। मैं ये नहीं बोला कि लेटना नहीं है, बादशाह ने तुरंत याद फरमाया खाना खाते आना, ताकि अकबर ये चाहता था कि बाद में बीरबल को ये बोले देख आज मैंने तुझे लेटने नहीं दिया खाना खा के। तो वो फिर गया और 2 और भेज दिए, लोग ना है तो पकड़ के ले आना। तो बीरबल क्या बात है? तुरंत याद फरमाया बादशाह ने, इमरजेंसी हो गई एक। यार ऐसी क्या इमरजेंसी होगी, भी तो आया। नहीं पता नहीं, हमें नहीं पता, चलो। अरे तुम चलो तो मैं आ जाऊंगा। अब वो बेचारे फंस गए सैनिक, फिर आ गए वापिस। अकबर लाल पीला, तुम वापिस क्यों आए? जी वो बोल रहे कि हम आ रहे हैं तो खाना तो खा ले। खाना खाते उसको लेटने नहीं देना, और ये बात उसको नहीं पता चलनी चाहिए बीरबल को। अच्छा साहब तो उसको खाना पकड़ खाते ही उठा लो। ठीक है जी। वो गए भाई, अब वो बाला लेके खड़े हो गए। बीरबल समझ गया कोई ना कोई गड़बड़ है। तो बोला कि खाना खा लिया? चलो साहब खाना खा लिया, चलो चलो बस, नहीं लेटना वेटना नहीं है। तो बीरबल को तो वैसे ही समझ में आ गई थी। अच्छा था पजामा तो पहन लूं, अचकन तो पहन लूं ना। ठीक। तो बीरबल ने क्या किया, पजामा पहन लिया, अकबर के सामने दरबार में बीरबल को ले आए। हाँ साहब बोलो क्या ऐसी ही आपातकालीन परिस्थिति थी जो आपने मुझे तुरंत ले, आज मैंने तुझे हरा दिया। बीरबल अकबर बोला ना किस में हरा दिया? आज मैंने तुझे खाना खाकर लेटने नहीं दिया। बोला कौन कहता नहीं लेटा? अब ये बात सुनते ही अकबर की निगर दरबारियों के पास, दरबारी बोले ना साहब ये झूठ बोल रहे हैं, हम तो खाना खाते ही उठा ले इसको। अरे तोबा तोबा, हमारी मरवाएगा क्या, हमें झूठ क्यों बोल रहा है? तो ये तो कह रहा है पजामा, मैंने कि मैं लेटा हूँ। कैसे लेटा हुई तू? मैंने लेट के पजामा पहन लिया। तो इस प्रकार के वक्तव्य, ऐसे इस प्रकार के संहार उपसहार कथन में आ जाएंगे। तो अकबर और बीरबल की कहानियां इस टाइप से फेमस हैं अपने समय की। एक चीज मैं और बता दूं आईन अकबरी में, तो ये जो बातें हैं आपकी कि कैसे भारतीय दर्शन, ज्ञान, समाज शास्त्र और ग्रंथ के अंत में लेखक स्वयं अपना भी जिक्र करता है, यानी कि
अबुल फजल स्वयं का जिक्र करता है कि मैं कौन हूं, भाई स्वयं का भी तो जिक्र करे। अबुल फजल स्वयं का भी जिक्र करता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है और साम्राज्य शासन, सम्राट का व्यक्तिगत जीवन, समाज दर्शन, इस प्रकार की जानकारी देता है आईने अकबरी में। एक चीज और आती है बच्चों, आईने अकबरी में एक शब्द का उल्लेख आया है, वो संभवतः है बहुत कम पढ़ने को आता है। वो क्या उल्लेख है वो देखो, एक शब्द यूज करता है आईने अकबरी, खासा। नाम सुना है कभी? खासा हालांकि गोत्र भी होता है, हमने कई बार देखा कि चिकित्सालय के पास लिखा होता है खासा अस्पताल। क्या है ये खासा? खासा का एक नाम और है कोसा और कोसैम। कोसा भी बोल सकते इसको, और बच्चों इसको कोसेस भी बोल सकते। क्या है ये कोसा और कोसेस? ये पता है क्या है? ये कैलिको कपड़ा होता था, वैसा ही एक सूती वस्त्र है, कैलिको की उच्च गुणवत्ता वाली किस्म थी। गुणवत्ता वाली किस्म। कैलिको क्या था तुम्हें ये ना पता? अरे सर हमें कैसे पता चलेगा, आप बताओ। कैलिको था सूती वस्त्र, छीट नुमा। छीट नुमा एक सूती वस्त्र है जो दक्षिण भारत में निर्मित किया जाता था। तो ये जो छीट नुमा सूती वस्त्र है, इसकी विश्व में इतनी डिमांड थी कि आप सोच नहीं सकते, 3-3 साल लग जाते थे, एडवांस डिमांड होती थी, अग्रिम। जैसे अब ये गाड़ियां बुक होती है ना, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, है ना, 6-6 महीने, इनोवा हाई क्रॉस 2 साल की एडवांस बुकिंग चल रही है, तो बड़े खुश होते तुम। ये 3-3 साल के डिमांड होती थी। और खासा या खासा का अर्थ होता है विशेष। इसका सामान्य है ना, ये मेरा खास मित्र है, तो खास मित्र का ही खासा होता है और इसका मतलब होता है विशेष। तो विशेष से पता चलता है एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है, तो कैलिको प्रजाति थी। और 1721 में कैलिको एक्ट आ जाता है, जिसके माध्यम से भारत के इस वस्त्र का निर्यात ब्रिटेन या यूरोप के देशों में बंद कर दिया, क्योंकि इसके कारण औद्योगिक क्रांति से बनने वाले ब्रिटेन के कपड़े की डिमांड नहीं हो पा रही थी। और ऊन का वस्त्र जो भारत में आता था, उनके यहाँ भेड़ी होती थी। कहाँ से कपास होगी? जलवायु तो ठंडी है, कपास के लिए जलवायु उष्ण चाहिए, तो नमी भी चाहिए, तो वहां कपास ही नहीं हो रही, तो वो तो ऊन का ही, ऊन का जो वस्त्र आता था वो तो उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दी, यानी कि उनका आने वाला वस्त्र हमारे देश में सस्ता हो गया और हमारा जाने वाला निर्यात पर प्रतिबंध लगा। निर्यात तो छोड़ो, कैलिको पे ही प्रतिबंध लगा दिया, कैलिको एक्ट बनाकर। ऐसे ऐसे इन्होंने भेदभाव किए हैं। और आज ये बात क्या करते हैं कि हम तो स्वतंत्र व्यापार की अनुशंसा करते हैं, इसलिए हमने WTO बनाया। वाह जी वाह। तो जब आपका भर गया बिल्कुल यहां तक, तब तुम्हें दुनिया में ज्ञान देने का उकास या एक ख्याल आया। उकास देसी भाषा का शब्द है, ख्याल आया कि अब हम दुनिया को ज्ञान देते हैं। तो खासा एक सूती कपड़ा है जो लंबे सूती कपड़े की तुलना में नरम और सॉफ्ट ज्यादा होता था, मलमल की तुलना में अधिक बारीक। ये जो कपड़ा है ये मलमल की तुलना में अधिक बारीक। तो ये जब मैं टॉपिक आएगा तो थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। अधिक बारीक था और लंबे सूती जो वस्त्र होते थे उनसे ज्यादा सॉफ्ट। ज्यादा नरम होता था। तो इसकी विशेषताएं थी कैलिको एक्ट की। तो भाई जो सॉफ्ट होगा, बारीक होगा, तो शरीर को हमारा ये पसंद होगा। कई बार ऐसे कपड़े होते थे पहनते हैं तो वो चुभता है यार, मतलब कि बर्दाश्त नहीं होता स्किन पे, तो उसकी जो सिलाई होती है या उसकी कढ़ाई होती है तो चुभता है, और गर्मियों में तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये होता सॉफ्ट, बिल्कुल सुहाता है हमारे शरीर पे। तो ये था कैलिको खासा। तो अकबर के समय में खासा को सबसे अच्छा और सबसे महंगा सूती वस्त्र
तो ये सबसे अच्छा भी था और सबसे महंगा, सबसे अच्छा प्लस महंगा सूती वस्त्र था और आईने अकबरी में इसका उल्लेख है। तो आपको पता है, ऐसे प्रश्न आ जाएंगे, नेट लेवल का है ये। और जो अकबर के समय में बुनाई खोई, इसको कशक भी कहा गया, ध्यान रखना, खासा कहूं या कशक कहूं एक ही बात है। तो खासा या कशक मुगल साम्राज्य में उच्च गुणवत्ता वाला सूती वस्त्र का कपड़ा ये, और बारीक बुनाई के कारण इसे जंगल क्लास कलाम भी कहा गया, क्योंकि ये अधिक बारीक है तो इसको जंगल कलाम भी कहा गया। बोलो, मलमल से भी अधिक बारीक है तो इसको जंगल कलाम भी कहते हैं। क्लियर? तो आईने अकबरी में 7 प्रकार के सूती वस्त्र हैं। वो हम बाद में बताएंगे, बस यहां से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। सोच के देखो अब कितने क्वेश्चन बन जाएंगे आपके एक बुक से। जंगम कलाम, कशक, खासा, विशेष, कोसा, कोसैस, मलमल से अधिक बारीक और सूती वस्त्र से ज्यादा नरम, ये था। अच्छा, एक पुस्तक और है अकबरनामा के नाम से। कभी सोचा आपने कि वो पुस्तक भी हो सकती है इंपॉर्टेंट? चलो, एक अकबरनामा किताब ने लिख ली अबुल फजल, एक अकबरनामा और है, पता है इस बात का? स्रोत के बारे में जानकारी ले रहे हैं ना। ये जो अकबरनामा है फैजी सर हिंदी की, सर हिंद का था ये, इसलिए फैजी सर हिंदी कहेंगे। हाँ, इस पुस्तक को बनाने में कुछ मदद हो सकती है। किसकी? तो अकबर की एक समकालीन जीवनी है ये। अकबर की एक समकालीन जीवनी है और मूल रूप से ये जो पुस्तक है मौलिक तो नहीं है, अन्य पुस्तकों की मदद से लिखी गई है, यानी कि सेकेंडरी हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है कि जो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद की तबकाते अकबरी, इसमें 2 पुस्तक आ गई, ख्वाजा अहमदुद्दीन की तबकाते अबकरी, इसका योगदान है निजामुद्दीन अहमद भी बोलते हैं इसको, और दूसरा है अबुल फजल की आईने अकबरी। इन 2 पुस्तकों का इसमें योगदान है, अबुल फजल की आईने अकबरी। तो इन 2 पुस्तकों से एक अकबरनामा और लिखी है, वो किसकी है? फैजी सर हिंदी की, जो समकालीन जीवनी मानी जाती है। तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ही लिख देते हैं ताकि आप गड़बड़ न करो। निजामुद्दीन अहमद की तबकाते अकबरी। तो अकबर की समकालीन जीवनी के नाम से अकबरनामा, तो आपका ऑप्शन आ जाए अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ऑप्शन में आए ना, और एक ऑप्शन आ गया नन ऑफ दीज, और एक ऑप्शन आ गया अहमद सर फैजी सर हिंदी। तो आप तो गड़बड़ा जाओगे, नन ऑफ दीज करके आओगे, गलत हो जाएगा। तो अहमद सर हिंदी की ये पुस्तक है, कुछ छंद और दिलचस्प कहानियां हैं, और इसमें अकबरनामा के लेखक के बारे में कम जानकारी मिलती है। तो अकबरनामा
कि लेखक के बारे में, जो उसके पिता मुल्ला अली शेर हिंदी एक विद्वान थे, मुल्ला अली शेर हिंदी, और तबकात अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद उनके छात्र थे, और दिल्ली के सूबा सर हिंद सरकार में रहते थे, और वहां उन्होंने मदद मास यानी कि जो अनुदान में दी गई भूमि से अपना जीवन यापन कर रहे थे। गांव पर कब्जा कर रखा था, और यहीं पर उन्होंने पुस्तक लिखी, और 1592 में ये पूरी हुई। बस, और कोई खास हमने इसके बारे में नहीं पढ़ना। तो इस प्रकार उनका काम भी नॉर्मली तो अबुल फजल की तरह 1602 में ही पूरा हुआ, लेकिन फिर भी इसका एक काम 1602 की जगह 1592 भी हम मान सकते हैं। लेकिन मेन है कि भाई कई बार कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका क्वेश्चन गलत न हो, इसलिए जरूरी। तो आईने अकबरी और अकबरनामा, ये दो पुस्तकें ऐसी हैं जहां से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा चलो हम बाबरनामा के भी बारे में बता दें। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, या फिर हम इसको बाबरनामा, ये पुस्तक तो खुद भाई मेरे घर पे, मैं खुद भी ये पुस्तक पढ़ चुका। तो हालांकि पूरी तो नहीं पढ़ पाए, बहुत से फैक्ट हैं, बुखारा में कैसे भटकता है बाबर, वो सारी चीजें बता रखी। बाबर की ये आत्मकथा तुर्की भाषा में, अब इसकी बातें क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तुर्की भाषा में लिखी है, तो भाई फारसी में अनुवाद भी तो करना पड़ेगा। फारसी में किसने किया और इंग्लिश में किसने किया, ये देख लो। इस पुस्तक को फारसी में अनुवाद करने वाले हैं, कई भाषाओं में हुई है, फारसी में, यूरोप के अनेक भाषाओं में अनुवाद हुई है। तो मैडम बेवरीज ने तो अंग्रेजी में अनुवाद किया है, बेवरीज इसका अंग्रेजी में अनुवादक है, मैडम ने किया है। और कहीं कहीं इसमें हुमायूं के बारे में लिखा है। तो फारसी में किसने अनुवाद किया बाबरनामा को, बताइए जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर हम आपको बताएंगे कि बाबरनामा को फारसी में किसने बदला। नहीं पता? फैजी और अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल का भाई, और ये उसकी उपाधि बैरम खां का पुत्र। हालांकि एक नाम और आता है, वो खानवा के युद्ध तक है, वो खानवा के युद्ध तक, इसका अनुवाद करते हैं जेतुद्दीन ख्वाजा, सदर उस सदर हैं शेख जेतुद्दीन ख्वाजा। ये पूरी नहीं कर पाए, ये सिर्फ खानवा युद्ध तक कर पाए। खानवा युद्ध का ऐसा किस्सा सुनाएंगे हम कि आप याद रखेंगे, यहां तक ही वो अनुवाद कर पाए। कैसे बाबर को कुछ संदेश भेजे जाते हैं, कौन राणा सांगा के साथ विश्वासघात करता है, किसने राणा सांगा को बाद में जहर दिया, ये सारी चीजें बताएंगे। अभी थोड़ा सा बस ये पुस्तकें लिख लेते हैं। अब देखो, बाबर ने इसमें भारतीय समाज में दो शासकों का उल्लेख किया, कि बाबर कहता है कि भारत में दो शासक हैं। दो शासक कौन से हैं? दो शासक हैं, एक उत्तर भारत में, यहाँ तो नॉर्थ इंडिया में तो वो राणा सांगा का नाम लेते हैं कि मेरा समकालीन तो अच्छा शासक यही है, और दक्षिण भारत में वो कृष्णदेव राय का।
विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय। तो अपनी पुस्तक में बाबर दो शासकों का नाम लेते हो। कृष्णदेव राय का समय है 1509 से 1529 के बीच। तो ये दो शासकों की प्रशंसा करते हैं, भाई अच्छे शासक हैं और इनका अच्छा दबदबा था। उत्तर भारत में राणा सांगा और दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय, ये प्रमुख शासक थे। क्लियर। और भारत की जलवायु, जनजीवन, दौलत, मौसम, फल फ्रूट, आदमी, इन सब की, तो बाबर कहता है कि भारत की जलवायु, वर्षा बड़ी अच्छी है, यहाँ की मिट्टी में बड़ी अच्छी खुशबू आती है, बारिश होने के बाद हा उसको सूंघने का मन करता है, अच्छी भी आती है मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, लेकिन यार उससे हमारी तोपों में जंग लग जाता है। दूसरा, भारत के लोग बड़े आलसी हैं, बदसूरत हैं, निकम्मे हैं। ये बात तो कहीं ना कहीं वो ठीक कहता है कि हम जब तक काम नहीं करते, जब तक हमारे ऊपर सिर पे ना पड़ जाए, फार्म भरेंगे तब जाके हम पढ़ने शुरू करेंगे, उससे पहले हम पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। तो ये बात कहीं ना कहीं ठीक लगती है बाबर की कि भारत के लोग आलसी हैं, निकम्मे हैं, जल्दी से काम नहीं करते, लेकिन बदसूरत है। ये बात सही नहीं, भारत जैसे सुंदर तो है नहीं। धर्मपाजी देखो, अपने जमाने में कितने गजब के हीरो थे, कोई आसपास भी नहीं था उनका। तो भारत के लोग तो खूबसूरत हैं। बाबर कहता है कि भारत के अंदर खरबूजे वरबूजे नहीं मिलते, आम बड़े अच्छे होते हैं, ये इस टाइप की बातें बताता है बाबर। तो लेकिन वो बाबर खुद भी बोलता है कि भाई मुझे एक दुर्बलता है, नशे की आदत है, नशा करता हूँ, दोषी है मेरे अंदर। तो वो छुपाया भी नहीं उसने, ये उसने ईमानदारी से वर्णन किया। तो राणा सांगा के व्यक्तित्व और चरित्र की प्रशंसा करता है, कृष्णदेव राय के चरित्र और व्यक्तित्व की प्रशंसा करता है, उसका विवरण लगभग ठीक है। फिर है तारीख रशीदी, ये शायद करा दी थी मैंने, हाँ ये पुस्तकें तो करा दी थी। ये बाबरनामा के लिए थोड़ा सा बैक गेयर लगाया था। तो तबकात अकबरी, ये आपको मैं बता चुका हूं, निजामुद्दीन अहमद की, ये भी 3 भागों में है। अब है आपकी तुजू के जहांगीरी, तुजू के जहांगीरी कहते हैं कि एकमात्र इतिहासकार, एक तो बाबर ने लिखी और एक ये इसने लिखी, जहांगीर ने। 2 ही सम्राट वही मुगल सम्राट जिन्होंने स्वयं अपनी पुस्तक या जीवनी लिखी है। तो तुझ की जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा सिंहासन पर बैठने के उपलक्ष्य में जहांगीर लिखता है। तो 17 वर्ष तक, कब लिखता है ये, 1605 से लेकर प्लस इसमें 17 साल और जोड़ दो, 1622 तक ये लगभग लिखी। अब महाराज कहीं तो ये पिछोला झील में जगनिवास महल है, वहां पर शाहजहां खुर्रम ये इसके खिलाफ विरोध करते तो वहीं बैठते हैं। तो जहांगीर भी तो विरोध करता है, जहांगीर भी भटकता रहता है। 27 बार तो ये जयपुर गया है, नूरजहां रूठ गई थी। तो जयपुर में आमेर में एक महल है, रूठी रानी का महल, वहां नूरजहां रूठ के चली गई थी। 27 बार ना जहांगीर गया है। तो वहां अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ लगाई बुलेट के ऊपर मारी किक करता हुआ जहांगीर पहुंच गया, या फिर यहाँ मर्सिडीज तो थी नहीं कि चलो भाई ड्राइवर जयपुर चला जाए। अब वह हाथियों पे जाएंगे, घोड़ों पे जाएंगे, तो टाइम तो लगेगा दिल्ली से जयपुर जाने पे। तो जनाब गए भी हैं और आए भी हैं, 27 बार इन्होंने धक्के खाए तब दूर जहां मानी थी। तो इनको टाइम भी मिल गया, हो सकता है साथ ही लिख रहे हो आते जाते, इस तरह लिखी गई हो। तो तुझ के जहांगीर ये लिखते हैं। और स्वास्थ्य खराब हो गया लास्ट में, फिर उसने अपना उत्तरदायित्व दे दिया बख्शी और मुतमिद खां को। 27 वर्ष के बाद, यानी कि पूरी नहीं हुई 22 तक, फिर मुतमिद खां और बख्शी को यह उत्तरदायित्व दे दिया कि भाई तुम पूरी करियो, जैसे आपका होमवर्क रह गया हो और मम्मी को दे, मम्मी होमवर्क पूरा कर दे, ऐसे। तो बख्शी और मुतमिद खां को सौंप दिया, जिन्होंने शासन के 19वें वर्ष तक पूरा किया। तो 19वें यानी कि 1605 और 19 1624 तक इसको क्या किया, पूरा किया। क्योंकि जहांगीर का समय है 1605 से लेकर 1627 तक, बाद में शाहजहां आ जाता है खुर्रम। तो ये पुस्तक है इसमें, और इसने नूरजहां से अपने प्रेम का वर्णन किया
और अपनी शराब पीने की आदत छुपाने का प्रयत्न नहीं किया। नहीं बोलते हैं तो जहांगीर भारत में पैदा हुआ, यहीं पला, सलीम इसका नाम है, ये सारी जानकारी इनमें मिलते हैं। तो इसकी पुस्तक का जिल्द के ऊपर एक फारस के शासक शाहरुख के साथ मित्रता का एक चित्र दिखाया गया है तुझकी जागरी के जिल्द पर। संभवतः जीवन में कहीं ये उससे मिला ही ना हो, लेकिन उसका आओ भगत करते हुए दिखाया गया फारस के शासक शाहरुख का। तो लेकिन ये जरूरी नहीं है, वो नादिर उल उसर की उपाधि प्राप्त करने वाले मंसूर ने वो चित्र बनाया था, वो आगे हम बताएंगे। अगली है इकबालनामा। इकबालनामा पुस्तक, इकबालनामा मुतमीद मान खान ने लिखा, जिसने वो जहांगीर वाली पुस्तक पूरी लिखी थी। मुतमीद खान इस पुस्तक को लिखते हैं और वह पर्शिया का निवासी था और जहांगीर को अपनी सेवाएं देने आया और अपनी योग्यता द्वारा मीर बख्शी पद पर भी पहुंचा। तो ये मीर बख्शी पद पर पहुंचता, मीर बख्शी क्या है? उच्च सैन्य पद, और ये पर्शिया का निवासी, जिसको हम ईरान कहते हैं, फारस कहते हैं, वहां का था। योग्यता के हिसाब से यहाँ पर मीर बख्शी पद पर पहुंच गया भाई। और 2 वर्ष तक इसने अपनी पुस्तक जहांगीर को भी सेवा दी। इकबालनामा 3 भागों में विभाजित है। मोस्टली लगभग सभी 3 भागों में है। और पहले भाग में तैमूर से लेकर और बाबर और हुमायूं के काल को, तो पहला पार्ट इसका तैमूर टू हुमायूं का है। दूसरे भाग में इसमें है अकबर का इतिहास और तीसरे भाग में जहांगीर। इस प्रकार ये बटी हुई 3 पार्ट इसके हैं। ठीक है बच्चों। और अब पुस्तक है बादशाहनामा। ये बड़ी रहस्यमयी पुस्तक है बादशाहनामा। कैसे है? चलो बादशाहनामा पूरा करते हैं, बाकी कुछ चीज और बताऊंगा। 3 दरबारी इतिहासकारों ने इसको लिखा है शाहजहां के काल में। शाहजहां के काल में 3 इतिहासकार इसको लिखते बादशाहनामा के नाम से। पुस्तक एक ही है, इसी नाम से 3 व्यक्ति इससे जुड़े हुए। सर्वप्रथम 8वें वर्ष में मोहम्मद अमीन कज़विनी, ये 8वें वर्ष लिखता है। और शाहजहां का कार्यकाल है 1627 से 1656। हालांकि मरा मुसम्मन बुर्ज में वो अलग है, सबको पता है। ठीक। और प्रथम 10 वर्षों का इतिहास है शुरू के। उसके बाद कज़विनी ने इसको 3 भागों में बांटा। मोहम्मद कज़विनी। और पहले भाग में शाहजहां की बाल्यावस्था से सिंहासन तक सुन लो बस। और दूसरे भाग में शाहजहां के शासनकाल के प्रथम 10 वर्ष। और तीसरे भाग में समकालीन विद्वानों और संतों के नामों की सूची। तो मैं लिख भी देता हूं भाई, कई बच्चे सोचेंगे सर लिखवाते नहीं हो। पहले भाग में शाहजहां का बाल्यकाल, दूसरे भाग में 10 वर्ष का शासन, तीसरे भाग में कवि संत इनके बारे में विवरण है। तो जो कवि थे, संत थे और विद्वान, उनकी सूची, इनकी सूची। इसी पुस्तक से पता चलता है कि नूरजहां
ने कैसे विरोध किया था शाहजहां का, तो नूरजहां का गुंटा गुट जुंटा गुट आएगा। जुंटा गुट में कैसे विभाजन है वो आगे बताएंगे। तो इसमें क्या हुआ, प्रथम 10 वर्षों की जानकारी, इसलिए इसका पुस्तक का नाम पादशाहनामा। दूसरा है 2 वर्ष पश्चात शाहजहां ने इतिहास लिखने से रोक दिया और उसके कार्य के लिए अब्दुल हमीद लाहौरी को नियुक्त किया, उसको रोक दिया। अब्दुल हमीद लाहौरी को नियुक्त किया इसी पुस्तक के लिए, यानी कि इसको रोका और काम किसको दे दिया, अब्दुल हमीद लाहौरी को। इसने भी अपने ग्रंथ का नाम पादशाही लिखा और इसके 2 भाग। पहला भाग इसका क्या कहता है, मुगल वंश की इतिहास तैमूर से लेकर शाहजहां के प्रथम 10 वर्ष। इसने थोड़ा सा बढ़ा दिया दायरा, तैमूर से लेकर 10 वर्ष शाहजहां का शासनकाल, ये वर्णन देता है और संक्षिप्त है, कोई ज्यादा इसने बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा। और दूसरे भाग में अगले 10 वर्ष, अगले 10 वर्ष का मतलब क्या, 1627 से 10 37, फिर 37 से 10 47, यहां तक ये वर्णन देता है। और उसी में दिनचर्या, दरबार, शानो शाकत इसी में है। दिनचर्या कैसे होती थी, दरबार में कैसे काम होता था, शानो शौकत क्या थी दरबार की, कौन मिलने आता था, ये सारी जानकारी इसमें मिलती है। और अब्दुल हमीद लाहौरी ने भी इसका नाम पादशाही लिखा और इस पे एक दोष लगता है, इसने अबुल फजल की शैली को नकल करने की कोशिश की, इसलिए कभी कभी इसमें समस्या बताई गई। चलो, तो तीसरी पादशाहनामा मोहम्मद वारिस। मोहम्मद वारिस ये जब अब्दुल हमीद लाहौरी बूढ़ा हो गया तो शाहजहां के बाद के समय के इतिहास का लिखन, यानी कि अब ये बूढ़ा हो गया तो अब इसको ये कार्य दिया गया, भाई तो बूढ़ा हो गया अब छोड़ दे। अब इसमें ये जानकारी देता है कि लास्ट का इतिहास शाहजहां के प्रथम 20 वर्ष, पहले 20 वर्ष की जानकारी देता है, 1627 से 1647 तक। इस प्रकार ये पुस्तक लिखी गई है। अगली है खुलासत उल तवारिख। खुलासत उल तवारिख पुस्तक, इसमें भी कुछ जानकारी मिलती है। सुजान राय खत्री हिंदू लेखक है, ये पूछी हुई पुस्तक है कई पेपरों में भाई। सुजान राय खत्री ने ये पुस्तक लिखी है और जो मुंशी के रूप में कार्य करता है, उसने दावा किया कि उसके अपने इस ग्रंथ की रचना प्राचीन ग्रंथों के आधार पर की और महाभारत के नायक पांडव से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक का इतिहास है। बड़ा ग्रंथ है भाई ये। पांडवों से लेकर तो पूरी महाभारत होगी तो औरंगजेब तक की जानकारी मिलती इसमें, कमाल है। और मुगल बादशाहों से पहले का इतिहास इसमें संक्षिप्त है, थोड़ा थोड़ा बता दिया हल्का फुल्का। गजनवी, गौरी, तुर्की, दिल्ली सुल्तनत, इनके बारे में जानकारी देता है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार के युद्ध को ज्यादा वर्णन दिया है, यानी कि वही चीज
जो होती आई है, तो खुलासुल तवारीख को भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। चलो, जिसने बैरम खां को नीचे टिका दिया था तो हाथी बिरच गया, तीर लग गया उसके लास्ट में आंख में, उसको हाथे से उतरना पड़ा थोड़ा सा ठीक करने के लिए, और हमारी सेना को लगा कि भाई हाथी जो है वो खाली है, राजा तो मर गया, तब भगदड़ मच गई, ना तो नीचे उतरता ना बैरम खां होता। हरामजादा काफिर कौन सी पुस्तक में, और ये पुस्तक है तजाकिस ए हुमायूं व अकबर। तजाकिस ए हुमायूं व अकबर पुस्तक है, बाय, किसने लिखी है पुस्तक? ये लिखी है बायजीद बायात। इसने ये पुस्तक लिखी। ये बोलता है कि हेमू क्या है, हरामजादा काफिर है, और 1545 में हुमायूं ने इसे बैरम खां के साथ दूत बनाकर भेजा था। ये जानकारी इसमें मिल गई, और हुमायूं की ईरान की खानगी से रचना की प्रारंभ की, यानी कि ईरान के खानगी से ये पुस्तक लिखना प्रारंभ करता, कोई खास नहीं। लेकिन अब एक पॉइंट और मैं बता रहा हूं कि एक व्यक्ति हुमायूं को सिकंदर आजम कहता है एक पुस्तक में। हुमायूं क्या है? सिकंदर ए आजम। सिकंदर ए सानी तो सबको पता है, अलाउद्दीन खिलजी। ये सिकंदर आजम हुमायूं को कौन बोलता है भाई? ये बोलता है कानून हुमायूनी पुस्तक है, कानून हुमायूनी इस पुस्तक में, और ये पुस्तक है बाय खोंदामीर। खोंदामीर की ये पुस्तक है, इसमें हुमायूं को सिकंदर आजम कहा गया। कह दो भाई, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी कह सकते हो, हम कैसे रोक देंगे। एक आधी पुस्तक और बता दूं? मोस्टली लगभग पुस्तक हो गई। इतने में ही आ जाएगा आपका क्वेश्चन जो आएगा वो लगभग कंप्लीट है। वाक्यात ए आलमगिरी, आलमगीरनामा एक आलमगीर खुद भी लिखते हैं। नुक्साए दिलकुशा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नुक्साए दिलकुशा, दिलकुशा है या दिलकुशा है? भीमसेन की पुस्तक है ये, नुक्साए दिलकुशा, भीमसेन सक्सेना। यहां से एक क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चों। इस पुस्तक में एक विशेष जानकारी मिलती है नुक्साए दिलकुशा में। मुगल फौज की कमजोरी, आपसी जलन और उमरा का भ्रष्टाचार। मुगल फौज की कमजोरी, आपसी जलन और उमरा वर्ग, जो उमीर वर्ग होता था, उमरा वर्ग में भ्रष्टाचार, इसकी जानकारी मिलती है इसमें नुक्साए दिलकुशा में। और मुगल फौज द्वारा फसलों की बर्बादी हो जाती थी,
तो किसानों को मारने के लिए। मासिर ए आलमगिरी आलमगीर किसका नाम है? औरंगजेब का। साकी मुस्तिद खां, मुस्तिद, मासिर आलमगीरी, साकी मुस्तैद। क्या जानकारी मिलती है भाई इसमें? इसमें एक चीज की अच्छी जानकारी मिलती है। क्या? सतनामी विद्रोह, औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह की जानकारी मिलती है। ये जानकारी मिलती है इसमें। तो ये लगभग फुतुहात आलमगिरी, ये भी बता देता हूं। ईश्वर दास नागर, इनकी पुस्तक है फुतुहात आलमगिरी। राजपूतों विशेषकर राठौड़ों के साथ संबंध, राठौड़ और मुगल संबंध। तो यही पूछ लेंगे भाई राजपूतों के किस वंश के साथ मुगलों के संबंध की जानकारी मिलती है। तो अजीत सिंह राठौड़, दुर्गादास राठौड़, नाम सुना था आपने, बताया था एक दो बातों मैंने। क्लियर? तो ऐसे ही पुस्तक बहुत सी इंपॉर्टेंट हैं, कभी कभी सारी चीजें आ जाती हैं लाइन टू लाइन। अब अगला जो पॉइंट है हमारा, देखो इतिहास के स्रोत हो गए। इतिहास के स्रोतों में लगभग सारी बुकें आती हैं मध्यकालीन भारत की। अब हम बात करेंगे कि भारत में 11वीं 12वीं सदी में भारत में 11वीं 12वीं सदी में तुर्की राज्य की स्थापना, और इस तुर्की राज्य की स्थापना में ही भारत में सल्तनत काल की शुरुआत होगी आगे चलकर। तो तुर्की राज्य की स्थापना में इस्लाम का जो स्थापना होने के बाद, मैंने शुरू की क्लास में एक दिन बताया था कि कैसे राजा चच के समय भारत के अंदर इस्लामिक सत्ता का पहला प्रयास, अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में होता है। तो शुरुआत इसमें किसकी होती है? महमूद गजनवी। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि महमूद गजनवी भारत में आक्रमण क्यों करता है, और एक आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद गोरी भारत में आक्रमण क्यों करता है। सिंपल सी एक बात है, कॉमन सेंस की ध्यान रखना। महमूद गजनवी चाहता था सिर्फ संपदा लूटने के लिए, कि वो चाहता था भारत से संपदा प्राप्त हो, और जो मोहम्मद गोरी है ये चाहता था भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना। ये मेन फर्क है। ये इस्लामिक राज्य की स्थापना करना चाहता है, और ये महमूद गजनवी जो है वो सत्ता स्थापित करना चाहता है। अब देखो, महमूद गजनवी यामिनी वंश का शासक है। ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, और
ये आपका अरब प्रायद्वीप है और ये आपकी क्या है, फारस की खाड़ी। थोड़ा सा चीजें मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। और यहाँ पर क्या है, मंगोल है और यहाँ पर आ जाएगा आपका तुर्की। और अरब में क्या होता है, इस्लाम का जन्म होता है। ठीक है, अफ्रीका वाले अरब में इस्लाम का उदय हुआ। तो शुरू में अरब का जो इस्लाम है वो इस्लाम अरब से ईरान, ईरान से तुर्क, यानी कि यहाँ से जो इस्लाम है वो आपका यहाँ पर आता है ईरान से, और ईरान से कहाँ पर जाता है, तुर्क। तो दोनों में फर्क क्या है कि अरब के लोग समझदार हैं, उस तरह इस्लाम चलाते हैं। ईरान के लोग सभ्य हैं, उस तरह इस्लाम चलाते हैं। लेकिन तुर्की के लोग जो हैं ये हैं कट्टर, और ये इस्लाम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तलवार का। क्यों क्यों किया इन्होंने तलवार का प्रयोग? ये रीजन क्या है कि मंगोल से यहां पर एक सिस्टम आता है यामिनी वंश, और यामिनी वंश का ही था महमूद गजनवी, जो बहुत ही एक क्या है, बर्बर। बर्बर का मतलब ये होता है असभ्य, लुटेरा, खूनी। तो मंगोलों का जो एक बर्बर वंश था तुर्की, 1 नवंबर 971 में इसका जन्म होता है महमूद गजनवी का। ठीक है, तो जो अरब और ईरान के लोगों ने समझदारी से, साहित्य से, यात्राओं से सिस्टम संभालने की कोशिश की, वो चीजें तुर्क नहीं कर पाए। यहाँ अफगानिस्तान के माध्यम से भारत में आक्रमण होता है। तो अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, उस गजनी में आपका जन्म होता है। अल्पतगीन एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है 963 में। अल्पतगीन यहाँ 963 में अपना क्या बना लेता है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। अभी तो पैदा भी नहीं हुआ। और यहीं पर आपका इस जगह पर हिंदू शाही वंश है, जिसका संस्थापक है जयपाल। उत्तर पश्चिमी भारत, काबुल सॉरी लाहौर के आसपास का एरिया, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आपका हिंदू शाही वंश है, जो चिनाब टू हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ था। हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान में है, जहां हिंदुओं का वध हुआ हो, इसलिए उस जगह का नाम क्या है, हिंदू कुश है। तो चिनाब टू हिंदू कुश पर्वत पर और जयपाल के ऊपर ही पहला आक्रमण होता। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अरब में अय्याश खलीफा होने लगे, धीरे धीरे फिर ईरान में सरक गया, ईरान में सभ्य लोगों ने काम किया, फिर तुर्की में सरक गया, तलवार के दम पर कट्टरता पैदा हो गई, और खलीफाओं की विलासता ने ये ईरान से होते हुए तुर्की में बिठा दिया, किसको, इस्लाम के प्रचार को। यामिनी ईरानी शासकों की शाखा थी, लेकिन अरब आक्रमण से तुर्क की तरफ चले गए। यानी कि ये यामिनी वंश है ना, तुर्की से बर्बर, यानी कि मंगोलों से तो बर्बरता सीख ली, लेकिन ये शाखा जो है यामिनी, वो ईरान से कहाँ चली गई, तुर्की में चली गई। जब अरब आक्रमण हुआ, आपस में लड़ाई हुई। अब अल्पतकीन का एक सेनापति है, यहां से एक चीजें समझाना चाहूंगा।
इसमें 3 व्यक्तियों के नाम आएंगे अल्पतकीन के। एक सेनापति, और सेनापति का नाम है बलख्तगीन। दूसरा व्यक्ति है, इसका एक पुत्र है, वो है अयोग्य, ठीक। और एक इसका है गुलाम। 2 पिराई और शुभकतगीन, इसके 2 गुलाम हैं, पिराई और शुभकतगीन। यहां तक समझे कुछ कि जो अल्पगीन है जिसने स्वतंत्र राज्य बनाया था गजनी में, उनने 3 व्यक्तियों का नाम जोड़ दिया हमने। एक सेनापति बख्तगीन और एक आपका अयोग्य पुत्र। अब पिराई और इसके अयोग्य पुत्र को, दोनों को जयपाल हरा देता है। जयपाल ने हराया युद्ध में, क्योंकि ये भी अपना प्रचार करना चाहते थे। और जयपाल हराता भी कैसे है, अपने पुत्र को भेजकर हराता है, पिराई को और इसके अयोग्य पुत्र को। दूसरी तरफ जो शुभकतगीन है, ये इसका गुलाम के साथ साथ और क्या है, दामाद भी है, अपनी बेटी की शादी कर रखी। अब शुभकतगीन इसका सामना करने जाता है 977 में, युद्ध करता है, किसका, जयपाल का। अब यहां पर होता क्या है कि उतबी यहां पर आक्रमण करता है। उतबी कहता है कि आक्रमण के लिए जिहाद कहता है 997 में। शुभकतगीन जो 977 में शासक बनता है, ये इसके लिए जो उतबी है, ये महमूद गजनवी के साथ आया हुआ एक इतिहासकार है, वो कहता है इसके अगेंस्ट जिहाद का नारा देता है, जो बाबर तो बहुत बाद में देता है। कब, 997 में। कौन, जब इसकी मृत्यु हो जाती शुभकतगीन की। अब शुभकतगीन के 2 पुत्र हैं, शुभकतगीन के 2 पुत्र हैं। बड़ा है इस्माइल, छोटा है इस्माइल, और बड़ा है महमूद गजनवी। इस्माइल ये बड़ा पुत्र है और महमूद गजनवी इसका छोटा पुत्र है। और ये तो मध्य एशिया की तरफ चला गया, और भारत की तरफ कौन आता है, महमूद गजनवी, जो 998 में शासक बनता है। ये तो है अभी तक कहानी कि तुर्क जो है वो मंगलों की भांति तो बर्बर नहीं थे, लेकिन ईरान और अरबों की तुलना में ज्यादा कट्टर थे, और मध्य एशिया तक तुर्कों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो यामनी वंश, जिसे अधिकांशतः गजनवी वंश भी कहते हैं, और अरब आक्रमण का जब अवसर हुआ तो ये वहाँ पर चले गए तुर्की में, और वहीं पर जब अल्पतगीन ने अपनी राजधानी बनाई और गजनी को छीन लिया, और 963 में अल्पतगीन की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। फिर उसका ये सेनापति और फिर जयपाल के अपने पुत्र के नेतृत्व में पिराई जो अयोग्य व्यक्ति था उसको मार दिया या उसको हरा दिया, और शुभकतगीन ने हिंदुओं की इस सेना पर अचानक आक्रमण करके उसे परास्त कर दिया, और उसके सम्मान में वृद्धि। और अंत में 977 में पिराई को भी हटाकर शुभकतगीन गद्दी पर बैठ गया। यानी कि शुभकतगीन पिराई को भी हटा देता है, इसको भी हटा देता है, और क्या बैठ जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है 977 में। अब कहते हैं कि समय के साथ गजनवी और हिंदी शाही वंश का एक लंबा संघर्ष चलता है। सुल्तान महमूद के समय भी 986-87 में एक बार छोटी सी खटपट हुई इनकी, लेकिन
लाहौर पहुंचकर उसने संधि शर्ती कुछ मान ली और कहते हैं कि जयपाल थोड़ा सा अपमानित महसूस करता है और जयपाल की पराजय हुई। सुबकतगिन को परास्त करने के लिए एक बड़ी सेना एकत्रित की। सुबकतगिन ने जब आक्रमण किया 986-87 में, और जयपाल ने सुबकतगिन को परास्त करने के लिए जो बड़ी सेना एकत्रित की, लगभग कहते हैं कि फरिश्ता जो इतिहासकारों कहते हैं कि 1 लाख सेना थी। 1 लाख सेना होने के बाद दिल्ली कालिंजर के निकट अनेक राजाओं ने अपनी टुकड़ियां जो है ना वो जयपाल के साथ में भेजी और सुबकतगिन और जयपाल का युद्ध हुआ और जयपाल की पराजय हुई। भाई जयपाल इस कष्ट को नहीं सह पाया, लेकिन बाद में 997 में सुबकतगिन की मृत्यु हो गई, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। 997 में जब सुबकतगिन की मृत्यु हुई तो 997 में उसने अपने छोटे पुत्र इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। और मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, ये छोटा पुत्र है, इसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया सुबकतगिन ने, और महमूद गजनवी बेचारा देखता रह गया। बड़े पुत्र महमूद ने यह मानने से इनकार कर दिया। 7 माह पश्चात ही इस्माइल को परास्त करके महमूद 998 में शासक बन गए। अब बगदाद का खलीफा था इस वक्त अल कादिर बिल्ला। अल कादिर बिल्ला तथा अमीन उल मिल्ला, ये 999 में महमूद गजनवी को शासक मान लेता है गजनी का, और यमीनुद्दौला यानी कि महमूद गजनवी को बगदाद का खलीफा उपाधि देता है। बगदाद का खलीफा जिसका नाम क्या है, बगदाद के खलीफा का नाम है अल कादिर बिल्ला। ये इसको कुछ उपाधि देता है 999 में महमूद गजनवी को। पहली उपाधि देता है यामिनी उद दौला और अमीन उल मिल्ला। यामिनी उद दौला और दूसरी उपाधि देता है आमीन उद, नाम भी ऐसे हैं, आमीन उल मिला, यानी कि इसको सुल्तान स्वीकार कर लिया महमूद गजनवी को, क्योंकि महमूद गजनवी इसको हरा देता है और स्वयं क्या बनता है, शासक। तो किस प्रकार ये सत्ता स्थापित होती है महमूद गजनवी की, और ऐसे में महमूद गजनवी शासक करके भारत पर इस्लाम की सत्ता की प्रतिष्ठा करना चाहता था, लेकिन बाद में उसने देखा कि सत्ता वत्ता में कुछ नहीं रखा, तो वो मेन उद्देश्य था उसका क्या, भारत की संपत्ति को लूटना, पड़ोसी हिंदू राज्यों को नष्ट करना और यश या कीर्ति की लालसा। तो तीनों इसके उद्देश्य थे, ध्यान रखना। एक क्या था, सत्ता को लूटना, संपदा को लूटना, यश प्राप्त करना और पड़ोसी राज्यों को नष्ट करना। तो मुल्तान और सिंध में 2 मुसलमानी राज्य थे और ब्राह्मण हिंदूशाही राज्य चिनाब से हिंदूकुश पर्वत तक जयपाल। कश्मीर में ब्राह्मण वंश था, तो उसकी मलिका थी रानी दिद्दा उस समय। तो रानी दिद्दा और उसके हिंदूशाही राज्य के परिवार के संबंध थे रानी दिद्दा के। और कन्नौज में उस वक्त प्रतिहार वंश था जो आपका गंगा के किनारे है। वत्सराज और नागभट्ट के समय यह राज्य काफी शक्तिशाली था। प्रतिहारों का आपका पता ही, क्योंकि आपको मध्यकाल के पहले और वर्धन काल के बाद कुछ उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों को पढ़ने का मौका मिलेगा जब प्राचीन भारत पढ़ोगे। तो इसी वंश का अंतिम शासक जो था वो राज्यपाल था, जिसके समय महमूद का आक्रमण हुआ। और बंगाल में उस वक्त पाल वंश था। तो कई बार ऐसा भी जाता है कि जब महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया तो 11वीं सदी के अंत तक
क्या क्या इतिहास था, क्या व्यवस्था थी। तो इसलिए ध्यान रखना कि कौन सा वंश कहाँ पर था, पाल कहाँ थे, चालुक्य कहाँ थे, चोल कहाँ थे, राष्ट्रकूट कहाँ थे, प्रतिहार कहाँ थे। ये थोड़ा सा शुरू की क्लास में मैंने आपको बताया भी था परिस्थितियां क्या थी। तो भारत पर जब आक्रमण करता है, उसने भारत पर 17 आक्रमण किए गजनवी ने, सोच के देखो। और इलियट से हेनरी इलियट जो इंग्लिश में पुस्तक लिखता है, ट्रांसलेट करता है, वो कहता है, तो जो इलियट महोदय हैं ये कहते हैं कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो इडियट था, 17 बार करने की क्या जरूरत थी, एक ही बार में काम करता। इडियट, इडियट से क्या रह जाएगा इलियट। इलियट ने क्या कहा, 17 बार आक्रमण किया। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कम से कम 12 बार आक्रमण तो किया ही है, 17 नहीं। तो 1000 में इसने आक्रमण किया, जो कुछ सीमा पर किलों को जीतता उत्तर पश्चिमी भारत पर। 1001 में हिंदू शाही राजा जयपाल ने पेशावर के निकट इसका मुकाबला किया। युद्ध में महमूद की विजय हुई। जयपाल, उसके पुत्र, उसके नाती तथा अन्य संबंधी को बंदी बना लिया। अब बंदी बना लिया तो जयपाल जो बेचारा मजबूर हो गया, उसने संधि करनी पड़ी और 25 हाथी और 2.5 लाख दिनार लेकर मुक्त किया जयपाल को। 25 हाथी देने पड़े, 2.5 लाख दिनार देनी पड़ी। अब महमूद गजनवी की इस संधि से जयपाल बड़ा आहत हुआ और कहते हैं कि 2-3 बार और पराजय हुई तो उसने आत्मदाह कर लिया जयपाल ने। अब जयपाल का पुत्र था आनंदपाल, जो पिराई को हरा कर आया था पहले सुबकतगीन के समय। तो आनंदपाल भी बदला लेना चाहता है भाई। अब हुआ क्या कि मुल्तान के शिया संप्रदाय के करमपंथियों के शासक अब्दुल फतेह दाऊद, मुल्तान में था अब्दुल फतेह दाऊद, उससे कहते महमूद गजनवी असंतुष्ट था। और जब महमूद गजनवी यहाँ से गुजर रहा था तो जयपाल के पुत्र आनंदपाल ने भेरा के निकट, जहाँ कभी हुमायूं बाबर भी आक्रमण करेगा भेरा के दुर्ग पर, लाहौर के पास, भेरा के निकट उसका मुकाबला किया, परंतु उसकी पराजय हुई। तो महमूद ने 1006 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण जीत करके उसको जीत लिया। 1006 तक महमूद गजनवी ने मुल्तान जीता। इधर जो आनंदपाल है ये अब समस्या में गिर गया, क्योंकि मुल्तान महमूद के हाथों में चले जाने से आनंदपाल की यश कम हो गया। तो आनंदपाल अपने आप को दो तरफ से आक्रमण का भय हो गया, एक तरफ महमूद गजनवी का और दूसरी तरफ दाऊद का। तो उसने एक बड़ी सेना एकत्रित की और 1008 और 9 में वहिंद में महमूद गजनवी और आनंदपाल का युद्ध होता है। सिंध से नगरकोट तक का क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है ये वहिंद का लड़ाई। अब कहते हैं कि यहाँ पर आनंदपाल फिर पराजित हो गया। हुआ कैसे कि आनंदपाल का हाथी बिगड़ गया, सेना में क्या होगी भगदड़, और ऐसे में आनंदपाल भी पराजित हुआ और हेमू भी पराजित हुआ। उसके बाद छोटा मोटा शासक बनता है, त्रिलोचन पाल बनता है, जो कश्मीर और बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों पर शासक बनकर रह गया। उसका बाद में पुत्र भीमपाल बनता है त्रिलोचन पाल के बाद। तो ये सारे महमूद का मुकाबला नहीं कर पाए, क्योंकि मिले हुए नहीं थे, इकट्ठे नहीं थे, आपस में लड़ रहे थे। तो 1020 में भीमपाल की मृत्यु हो गई और इस प्रकार हिंदू शाही वंश मुल्तान, कश्मीर, सिंध में समाप्त हो गया। तो ये पहला आक्रमण था और अब कराएंगे हम इससे आगे की कहानी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही बच्चों, काफी फैक्ट हो गए हैं, थोड़ा सा पढ़ भी लेना। तो कैसे गजनवी आता है, वहिंद की लड़ाई, भीमपाल, त्रिलोचन पाल, आनंदपाल, जयपाल, ये सारी चीजें याद रखना। ये क्या कहानी है ये याद रखना। मेन तो पुस्तकों से ज्यादा क्वेश्चन आता है महमूद गजनवी के, एक दो ही क्वेश्चन बेसिक, 16 बार आक्रमण, 17 बार आक्रमण, 12 बार आक्रमण, जो भी है। अब यहाँ 1009 से हम आगे चलेंगे आनंदपाल को हराने के बाद नेक्स्ट क्लास में।
फिर थोड़े से गौरी के आक्रमण और फिर बाद में सुल्तान सल्तनत काल की स्थापना और वहाँ का शासन प्रशासन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि समझ में भी आया होगा, पसंद भी आई होगी क्लास। नमस्कार बच्चों।